सभी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके क्लास 9 के थर्ड लेक्चर में, और क्लास सेकंड के लेक्चर में हम लोगों ने गैलीलियो का नियम देखा था और गैलीलियो के प्रयोगों को समझा था। और गैलीलियो का प्रयोग ही गति के बारे में सबसे पहला कदम साबित हुआ, जहाँ पर उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बताए थे। और मैं बता दूं कि कुछ लोगों ने पहले वाले डायग्राम में, पिछले जब गैलीलियो के प्रयोगों को बनाया था, तो कुछ डायग्राम को वो समझ नहीं पा रहे थे। जैसे कि ये एक आनत तल हुआ करता था, जिस पर से मैंने कहा था कि ये उन्होंने एक बॉल को गिराया। जब इस बॉल को गिराया तो उन्होंने देखा कि भिन्न भिन्न जो ढलाने हैं, उस भिन्न भिन्न ढलानों पर इस तरीके से इसकी गति जो है उन्होंने अलग अलग पाई। तो जो ये अलग अलग गतियां पाई थी, उस अलग अलग गतियों के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। तो इस निष्कर्ष के लिए आप डायग्राम जो है वो थोड़ा सही बनाने का प्रयास करेंगे। तो एक काम ये है कि जब ये ब्लॉक इस पर से गिरता है तो ब्लॉक ऊपर चढ़ता है, ये ब्लॉक ऊपर चढ़ा है, ठीक। और फिर मैंने बताया कि फिर ये ऊपर चढ़ा कुछ इस तरीके से, और फिर ये इस पर भी ऊपर गया। तो उन्होंने हर बार देखा कि पहले वाले केस में ये पहला ढलान था, जब ये यहाँ से ऊपर गया तो कुछ ऊंचाई तय किया इसने, फिर जब यहाँ से इस पर गया तो फिर इसने कुछ ऊंचाई तय करी, और जब यहाँ से इधर गया तो भी इसने ऊंचाई तय करी। तो इन तीनों केस में आप देखेंगे कि ऊंचाई लगभग क्या रही है, सेम है। ऊंचाई सेम है क्योंकि ये जिस ऊंचाई से यहाँ से गुजरती है उतनी ही ऊंचाई यहाँ पे कवर करती है, और ये उतनी ही ऊंचाई गई, उससे ऊपर नहीं गई थी। यह एक सबसे बड़ा मापदंड ये भी साबित हुआ कि इसका विरोध करने वाला कौन था, गुरुत्व था। गुरुत्व ने इसके गति को कंटिन्यू नहीं करने दिया, बल्कि उतनी ही ऊंचाई तक पहुंचा करके रोक दिया था। तो वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि गैलीलियो के कॉन्सेप्ट में अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, मतलब अपनी अवस्था को बरकरार रखेगी, कंटिन्यू रखेगी। और अगर उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य करेगा तो उसकी गति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर विरोध करेगा तो रुकेगा, और अगर सपोर्ट करेगा तो बढ़ेगा। मतलब परिवर्तन तभी होगा जब बाह्य कोई असंतुलित बल कार्य करेगा। तो ये चीजें आपने देख ली थी गैलीलियो के प्रयोगों से। आज हम बात करेंगे बच्चों जड़त्व क्या होता है। आइए देखते हैं जड़त्व। ये डायग्राम तो आप बाद में वापस से उसको सही कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि जड़त्व का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो आप जैसा कि नाम से सुन पा रहे हो, जड़त्व, जड़त्व का मतलब अपने जड़ से बने रहना, अपनी प्रकृति को बनाए रखना। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह अपनी अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। अर्थात अगर वो वस्तु विरामावस्था में है वो विरामावस्था में हो, अगर वो गति में है, मोशन में है, तो वो मोशन में कंटिन्यूड रहे अनटिल अनलेस उस पर कोई बाह्य मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य न करे। तो इस तरीके का गुण वस्तु का जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व बेसिकली किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वह अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। क्लियर बात। जड़त्व किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है, मतलब मूल मौलिक गुण है जिससे यह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक। अर्थात इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में अथवा
गतिमान अवस्था में हो तब वस्तु की स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होंगे जब तक इस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है, बात समझ आई? मतलब वो अपनी अवस्था में बनी रहेगी और बनी रहना चाहेगी। इसे जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो गति का जो प्रथम नियम है वो गैलीलियो द्वारा इंस्पायर्ड है, गैलीलियो से लिया गया था, जो कि न्यूटन के गति विषयक नियम का भी प्रथम नियम कहलाया। तो गति विषयक नियम में पहला नियम गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम कहलाता है। एक बात मैं बता दूं कि किसी पदार्थ में ये जो प्रथम नियम है, ये प्रथम नियम एक्चुअली आपके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो जितना ज्यादा होगा किसी पदार्थ का द्रव्यमान, उतना ही ज्यादा वो परिवर्तन का विरोध कर देगी। जैसे अगर मेरे पास कोई अलमारी है और वहीं कहीं कोई छोटा बक्सा है, तो अगर मैं अलमारी को ढकेलने की कोशिश करूं तो अलमारी जितना बड़ा होगा उतना ही टफ होगा, उतना ही मुश्किल आएंगी, जबकि छोटे बक्से को ढकेलना आसान होगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है और अलमारी का द्रव्यमान अधिक है। द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसके अंदर अपनी प्रकृति को बनाए रखने की, मतलब विरोध करने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का जड़त्व उस पदार्थ के द्रव्यमान की माप होती है। तो देखते हैं, किसी पदार्थ का जड़त्व पदार्थ के द्रव्यमान की माप होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये जड़त्व है, मतलब इनर्शिया है, वो द्रव्यमान बढ़ने पर बढ़ेगा, उतना ही अधिक इसके अंदर जड़त्व आएगा। छोटी चीजों में जड़त्व का गुण भी कम होगा। ठीक है, और जो बच्चे द्रव्यमान नहीं समझते हैं तो द्रव्यमान की परिभाषा जो है अभी हम फिर से एक बार बताएंगे इस टॉपिक के बाद, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जड़त्व वस्तु में 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। आइए एक करके इस पर डिस्कस करते हैं। पहला है बच्चों आपका विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व, इसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसमें क्या बताया गया? इस नियम के अंतर्गत, मतलब अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो चाहती है कि वो विराम में बनी रहे, और अगर आप इसे के विराम में किसी भी तरीके का परिवर्तन करने की कोशिश करोगे तो ये इसका क्या करेगी? विरोध जताएगी। तो इस नियम के अंतर्गत थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये मैं लिख दे रहा हूं और अगला वाला आप खुद लिखेंगे। इस नियम के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत यदि कोई वस्तु
विराम में हूं तब वह अपनी गति में आने का विरोध करती, अतः इसे विराम का जड़त्व कहते हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे हम इस चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लेते हैं कि किसी बस में कोई व्यक्ति खड़ा है और कुछ पकड़ा नहीं है, खड़ा है, तो जैसे ही खड़ा होता है और अचानक बस का कंडक्टर गाड़ी को आगे की ओर लेके जाता है, तो जो उसमें व्यक्ति खड़ा होगा वो पीछे की ओर झुक जाता है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया होगा तो आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा कि आगे की ओर वो जब बस चल देती है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है। ऐसा कैसे? तो मैं बता दूं कि जब व्यक्ति विराम में खड़ा था और बस भी विराम में थी, तो बस और व्यक्ति के संपर्क तल सब कुछ बैलेंस थे, लेकिन जैसे ही बस चल देती है तो बस की जो तली है वो भी आगे की ओर चली, और लेकिन आपका जो बॉडी का निचला सिरा है वो कांटेक्ट में होने की वजह से वो भी आगे चलना चाहता है, लेकिन पूरी बॉडी आपकी रेस्ट में थी, अब वो चाहती है कि वो रेस्ट में रहे, तो आपका निचला सिरा आगे की ओर बस के कांटेक्ट की वजह से और ऊपर का सिरा आपके निचले सिरे की गति करने का विरोध करने के लिए पीछे की ओर झुक जाता है। यही कारण है कि अगर आप असावधानी बरतेंगे तो वहां पे गिर भी सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि अगर आपने देखा है कि किसी मैट में या फिर किसी कंबल में अगर धूल कण चिपके होते हैं, तो अगर आप उसको झटक देते हैं तो उसमें के धूल कण जो है वो झटके से बाहर निकल आते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो विराम में रहते हैं। आपने जैसे ही उसको गति दे दी तो वो उसके साथ रह रहे थे, लेकिन उसकी गति में आने के कारण विराम में रहना चाहते हैं। विराम में रहने के लिए वो विरोध करते हैं। क्योंकि वो विरोध करते हैं, लेकिन उस कण का उस पर्टिकुलर कंबल से कोई रिश्ता तो है नहीं, तो विरोध के अंतर्गत वो बाहर निकल आते हैं, जिससे आपका जो कंबल है वो डस्ट फ्री, मतलब कि धूल कणों से निकलने लग जाता है, डस्ट फ्री हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्थिर बस के अचानक चलने पर व्यक्ति का पीछे की ओर झुक जाना या गिर जाना, ठीक है, समझ आई। और वहीं अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो दूसरा एग्जाम्पल होने वाला है वो होगा कंबल को झटकने पर धूल कणों का बाहर आ जाना, ठीक है ना। ये दोनों फैक्टर आपको ये बताते हैं कि हाँ, अगर आप विराम के अर्थों का अनुभव करना चाहते हैं तो करेंगे। दूसरा देखते हैं, दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है? गति का जड़त्व जो है, इनर्शिया ऑफ मोशन,
इसकी कहानी वैसी ही रहेगी, बस इसमें वहां पर आप क्या कह रहे थे कि अगर कोई वस्तु विराम में रहेगी तो विराम में रहना चाहती है और गति का विरोध करती है, और यहाँ पर क्या है, अगर कोई वस्तु गतिमान होती है तो वो गतिमान रहना चाहती है और विराम में आने का विरोध करती है। यहाँ पर ये परिभाषा आपको खुद लिखनी होगी। अब मैं बता दूं, ये तो आप खुद लिखेंगे, मतलब ये गति में रहना चाहते हैं और विराम का विरोध करते हैं। तो ये कहां कहां देखने को मिलता है, ये पहले ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। तो इस अवस्था में क्या है कि वस्तु गति में रहना चाहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति किसी कार में बैठा है तो निचला सिरा तो रुक जाएगा, लेकिन निचला सिरा अगर रुक गया है और ऊपरी सिरा चाहता है कि हम चलते रहे, तो निचला सिरा अगर रुक गया तो निचला सिरा रुकने के वजह से ऊपरी सिरा निचले सिरे का विरोध करने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। यही कारण है कि आप उस सीट बेल्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं ताकि जब कार वगैरह अचानक रुके तो आपकी बॉडी आगे की ओर न झुक जाए, आपका टक्कर न हो जाए आगे की सीट से। यही कारण है कि आपको यहाँ पर सीट बेल्ट का उपयोग हमेशा नेसेसरी बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया गति का जड़त्व। केवल इतना ही नहीं बच्चों, अगर आपने देखा हो कि ट्रेन चल रही है और ट्रेन चलते हुए ट्रेन से अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही सीधा अगर कूद जाता है, वो निश्चित तौर पर गिरेगा और उसे चोट लगेगी। तो जब भी कोई व्यक्ति चलती हुई बस या चलती हुई ट्रेन से कूदता है तो कूदते समय वो हमेशा रन अप करते हुए दौड़ता है, इसलिए ताकि जब वह जमीन पर कूदे और रन अप करता रहे और धीरे धीरे अपनी गति का विरोध करे तो उस पर ये विरोधी बल भी धीरे धीरे लगेगा, ताकि उस बॉडी को, मतलब अपनी बॉडी को, ये सारे विरोध को एडजस्ट करने का समय मिल जाए। एकाएक होगा तो जरूर आपका बॉडी यहाँ पे रुकेगा और बॉडी तुरंत रुक जाएगी क्योंकि तल रुका हुआ है। आप चलते हुए बस से कूदे तो जमीन रुकी हुई है, आपकी निचली बॉडी रुक जाना चाहेगी, लेकिन ऊपर वाली बॉडी तो गति में रहना चाहती है और आगे की ओर गिर जाएंगी और चोट मुंह को लग सकती है। यही कारण रहता है कि दौड़ते हुए बसों से या फिर ट्रेनों से उतरना चाहिए, तो हमेशा अपनी बॉडी को भी गति में रखना होगा। गतिमान कार में बैठे व्यक्ति का कार के अचानक रुकने पर आगे की ओर झुक जाता। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों। दूसरा, गतिमान वाहन से कूदते समय व्यक्ति का दौड़ते हुए उतरना। ये दोनों एग्जाम्पल आपके गति के जड़त्व के। नेक्स्ट देखते हैं, परिभाषा आप लिख लेंगे गति के जड़त्व का बच्चों। थर्ड देखते हैं, दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस नियम के अंदर जब कोई सिस्टम किसी एक दिशा में गतिमान हो तो उस सिस्टम के अंदर के सारे कण उस गति में रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी भी तरीके का दिशा में परिवर्तन करेंगे तो उसके अंदर के कण उस गति की दिशा का विरोध करने लगेंगे। मतलब अगर आप किसी दिशा में चल रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उसी दिशा में चलते रहे, लेकिन जैसे ही आपने किसी दूसरे अल्टरनेटिव डायरेक्शन का चुनाव किया तो अंदर के सारे कण हमेशा दूसरी दिशा में शिफ्ट होने लगते हैं। ये सेम चीजें आपने मूवी वगैरह में देखा होगा। जब कोई ड्राइवर चला रहा होता है तो अचानक अगर वो लेफ्ट में ले तो उसकी बॉडी इस तरीके से इधर की ओर हो जाती है और अंदर के सारे लोग जो है वो दूसरी दिशा में टक्कर खाने लगते हैं। इसी कारण से आपको वहां पे भी सीट बेल्ट की जरूरत होती है और खासकर डोर्स वगैरह प्रॉपर बंद होने चाहिए, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और एक बात आप
आपने खासकर देखा होगा कि बसों खिड़कियों के पास आपको कहा जाता है कि आप वहां ना बैठे, क्योंकि अचानक टर्न लेने की वजह से हो सकता है कि आपकी बॉडी जो है वो खिड़की वगैरह से न टकरा जाए, इसीलिए आपको वहां पर सचेत कर दिया जाता है। ठीक, तो इस नियम के अंतर्गत यदि कोई वस्तु दिशा में गतिमान है तथा इसकी दिशा में परिवर्तन किया जाए तब यह परिवर्तन का विपरीत दिशा में हटकर करती है। ठीक है ना, विपरीत दिशा में हटकर करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार में बैठे व्यक्ति का कार के अचानक दाईं ओर मुड़ने पर इसका बाईं ओर झुक जाना, ये वो खुद नहीं करता, उस वस्तु का गुण है। केवल उसका ही नहीं, अंदर जितने भी कण होंगे, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, ये सब के अंदर द्रव्यमान है, तो ये इस गति का विरोध करेंगे और दाईं ओर जाएंगे। अगर कार की गति दाईं ओर होगी तो वस्तुएं अंदर बाईं ओर जरूर झुकेंगी। बात समझ आ रही है? तो ये इस तरीके से 3 तरीके के जड़त्व हो गए। द्रव्यमान, बच्चों ध्यान दीजिएगा, मास का मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ के बारे में अगर मैं बात करूं तो पदार्थ में छोटे छोटे कण होते हैं और उस पदार्थ की इन्हीं छोटे छोटे कणों की मात्रा या अणुओं की मात्रा को उस पदार्थ का द्रव्यमान कहा जाता है। तो किसी पदार्थ में निहित द्रव्यों की मात्रा, मतलब अणुओं की द्रव्यों की मात्रा पदार्थ का द्रव्यमान कहलाती है। यह अदिश राशि, अदिश क्यों? क्योंकि ये मात्रा है, कोई दिशा निर्धारित नहीं करती है। इसे हम लोग एम से दिखाते ही हैं, आपको आइडिया है ही इसके बारे में। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक बच्चों आपको याद होगा, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्चुअली किसी पदार्थ के जड़त्व की माप भी होती है कि पदार्थ का द्रव्यमान, मतलब द्रव्य की मात्रा जितनी अधिक होगी उसके द्रव्यमान के अधिक होने के कारण उसका जड़त्व भी अधिक होगा। बात समझ आ गई? तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग गति के दूसरे नियम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।